बड़ी खबर ये कि ब्लास्ट को लेकर के बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि लाल किले के पास ये जो ब्लास्ट हुआ आत्मघाती हमला था और ब्लास्ट के कारणों का पता लगाने में अब लगातार जांच एजेंसियां जो है वो जुटी हुई है। लगातार वहां से साक्ष्य निकाले जा रहे हैं, एविडेंसेस खंगाले जा रहे हैं, उनके ट्रेसेस लिए जा रहे हैं। तस्वीर भी लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक एक चीज की बारीकी के साथ यहाँ पर जांच की जा रही है। पूरी तरीके से उस एरिया को खंगाला जा रहा है और कॉर्डन ऑफ भी कर दिया गया पुलिस की तरफ से और लगातार जो लोग वहां से आवाजाही कर रहे थे उन्हें रोका गया है, क्योंकि ऐसे एविडेंसेस, ऐसे प्रमाण वहां पर मौजूद है जिनका कनेक्शन हो सकता है और वो ही यहाँ पर कहीं ना कहीं हासिल करने के लिए एफएसएल की टीम भी लगातार जुटी हुई है और जांच एजेंसियां भी जो है वो पता लगा रही है ब्लास्ट के कारण की असल वजह क्या थी। और जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट, उसके जो कहीं ना कहीं ट्रेसेस है वो भी यहां पर जो एफएसएल की टीम है वो लेते हुए नजर आ रही है। जो जमीन पर निशान पड़े हैं या फिर जो बारीक बारीक छोटी छोटी जो पत्तियां गिरी है, जो उस गाड़ी की छिटक कर वहां से कहीं दूर जाकर गिरी होगी, उन तमाम ट्रेसेस को भी लिया जा रहा है और वो ही कहीं ना कहीं अब पूरी क्रोनोलॉजी, पूरे तार और ये कहा जाए पूरी सीरीज किस तरीके से प्लान की गई थी, ये दिल्ली का जो ब्लास्ट है किस तरीके से प्लान किया गया था, अब इसके बाद ही क्रमशः सामने आएगा और ब्लास्ट के कारणों का पता लगाने में जांच एजेंसियां जुटी हुई है। और माथुर सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधे उनके पास जाना चाहूंगी। सर मैं पहले तो ऐड ऑन करना चाहूंगी उस डॉक्टर वाले सवाल पर कि डॉक्टर पेशे से थे और ऐसे में अमोनियम नाइट्रेट का क्या साइड इफेक्ट होता है, इतनी भारी मात्रा में भंडारण यदि किया जाए, हमने बेरूत की तस्वीर दिखाई थी। सर ये जरूर बताइएगा कि ऐसा तो नहीं है कि पता ही ना हो, स्ट्रेटेजिकली भी किया जा सकता है और साथ ही साथ अब क्योंकि एफएसएल की टीम पहुंच रही है वो भी जांच करेगी, ये तार कैसे आपको जुड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, जो मैं अपना सेंटेंस मेरा चूक गया था उसको मैं पूरा करूंगा आपकी इजाजत से। मैं जो कह रहा था कि जब व्हाइट कॉलर जॉब की हम बात कर रहे हैं, उन व्हाइट कॉलर जॉब्स में भी डॉक्टर का एक ऐसा जॉब है जो मेरे हिसाब से, मेरे सोच विचार के हिसाब से सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड होता है और इसी वजह से उन्होंने डॉक्टर्स को टारगेट किया कि उनके ऊपर शक की सुई सबसे अंत में जाकर के टिकेगी। ये वजह थी उन्होंने डॉक्टर्स को इसके अंदर मेरे हिसाब से शामिल किया। अब जहां तक सवाल, इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता, ये व्हाइट कॉलर के तौर पर आपको बड़े सिंसियर, बड़े ये लगता है गंभीर टाइप के आपको लोग नजर आते हैं, उनके आसपास का जो पूरा व्यक्तित्व ऑरा होता है वो भी बड़ा सोफिस्टिकेटेड काउंट होता है और मुझे लगता है सर ऐसे लोगों की ट्रेसिंग को कैसे पकड़ा जाएगा, चाहे बात ट्रांजिशन हो चाहे बात इनके बाकी कनेक्शंस हो। ना बिल्कुल मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी इस बात को बार बार हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप देखिए कि कैसे उस हॉस्पिटल में या उस मेडिकल कॉलेज में 1.5 साल से एक ऐसे व्यक्ति जो 1.5 साल पहले हॉस्पिटल को छोड़ के जा चुका है, उसका एक लॉकर रह सकता है, उस लॉकर में हथियार हो सकते हैं और कनेक्टिव टिश्यूज दैट बाइंड्स इट ऑल टुगेदर। Whether it is designing a next generation radar, forecasting logistics needs through predictive analytics, or shortening decision cycles through digital dashboards, each element must work in harmony with the others. In this sense, harnessing technology is not just about adding new tools. It is about transforming the very basis of our institutions. It is about making them more agile, anticipatory, and adaptive. It is about creating a defense architecture that learns continuously, responds instantly, and evolves relentlessly in tune with the pace of change. Friends, it is but natural. और इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई, आपको बता दें जैश मॉड्यूल का हाथ होने का यहाँ पर ऐसा जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर है, शुरुआती जांच में यह अटैक फिदायीन अटैक माना जा रहा है और जानकारी सूत्रों के हवाले से खबर कि दिल्ली ब्लास्ट में जैश मॉड्यूल का हाथ है, जैश ए मोहम्मद की तरफ से इस पूरे अटैक को रचा गया, उसकी तैयारी की गई।
बिल्कुल। और देखिए, लगातार जिस बात का जिक्र हो रहा था, संदेह जिस बात पर था, वही बात अब कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है। जैश का हाथ यहाँ पर कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहा है। और जैसा कि पहले भी इंडिया डेली ने दिखाया कि यहाँ पर जैश मॉड्यूल की जो महिला विंग कमांडर है, वो कहा जाता है शाहीन है, और वो भी इसमें पकड़ी गई है। ऐसे में अब ये पूरा जो कहीं ना कहीं नेक्सस है, किस तरीके से संचालित था, कैसे प्रॉपर रेकी की गई, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे में बड़े सवाल इसके बाद भी खड़े होते हैं कि क्या आखिर कश्मीर में और भी कुछ होने की कोशिश की जा रही थी, और भी कुछ करने की कोशिश की जा रही थी। जैसा कि आपने कहा था नैना कि इस बात के इंटेल्स पहले से थे कि सीमा पार से ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो कि पहलगाम के कॉन्सिक्वेंसेस की तरह देखी जा रही है। और मुझे लगता है इसकी ज्यादा जानकारी जो है वो रमन सैनी ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। रमन, अब जो सूत्रों के हवाले से खबर है, दिल्ली में जो हुआ ब्लास्ट वो जैश मॉड्यूल का एक तरह से हिस्सा नजर आता है। दूसरी तरफ फिदायीन हमले की भी जानकारी सामने आती है। अगर फिदायीन अटैक है तो क्या इसमें आतंकी उमर की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट है, और उस फिदायीन अटैक के तौर पे आतंकी उमर उसी गाड़ी में मौजूद था? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से इसे अगर फिदायन अटैक के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से अगर हम देखेंगे तो चाहे वो लश्कर हो चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव लाया था। सन 2000 के स्टार्टिंग सालों में अगर हम देखें तो इस तरीके के फिदायन हमले जो हैं वो होते थे, लेकिन उसके बाद हिट एंड रन वाली पॉलिसी जो है वो आतंकी संगठनों ने अपना ली थी। लेकिन अब अगर दोबारा से वो इस फिदायन अटैक के ऊपर रिवाइवल कर रहे हैं, यानी कि वापसी फिदायन अटैक पर हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा आत्मघाती होगा, अपने आप में बेहद ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि आत्मघाती हमले को रोकना लगभग ना के बराबर हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से फरीदाबाद के अंदर जैश का पूरा मॉड्यूल जो अंसारुल गजवे हिंद के रूप में भी काम कर रहा था और जैश के साथ मॉड्यूल मिलकर भी काम कर रहा था, लेकिन जैश ने पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में उसे चोट उठानी पड़ी है, तो उसका वो बदला लेने की कोशिश जो है वो भारत को लहूलुहान कर करेगा। न केवल कश्मीर में बल्कि भारत के अन्य बड़े हिस्सों के अंदर भी कोई बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करेगा। और इसके लिए अगर हम देखें तो ऑपरेशन सिंदूर मई के अंदर हुआ था, और उसके बाद करीबन पिछले 3 महीने से इसकी तैयारी जो है वो एक लगातार की जा रही थी। पहले डॉक्टर्स को रेडिकलाइज किया गया। दोबारा लौटते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। प्लेटफॉर्म one area which can serve as an example to internalize this thinking is our capital procurement process. This is because we operate in an environment of finite resources and expanding responsibilities. Every rupee spent and every system inducted must therefore yield the maximum strategic value. Technology and data analytics must be leveraged to improve decision making and ensure optimal use of every resource. I have been told that in many advanced nations, the concept of life cycle cost is deeply woven into their procurement frameworks. Recently, I have directed that we too must begin to access these sustenances. तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, उन्होंने किस तरीके से अपनी बात रखी। और वापस चर्चा में वापस जाना चाहूंगी। अनुज माथुर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा अब यही रहेगा कि अब जब बात फिदायीन अटैक की हो रही है, यानी कि सुसाइड अटैक की हो रही है, तो ये जो पीठ पे खंजर भोंकने का सिलसिला पाकिस्तान का रहता है, अपने लोगों को आगे, अपने प्यादों को आगे बढ़ा देना और उसके बाद पीछे अपने कदम खींच लेना, पहलगाम में भी यही हुआ था और अभी भी यही करने की कोशिश हो रही है। हालांकि हर बार यहां पर धूल चाटते हैं। ये बिल्कुल साफ है। मैं आपको एक दो बातें बताना चाहता हूं, बिल्कुल उससे जो डायरेक्टली रिलेटेड इससे है। देखिए, सबसे ज्यादा नुकसान जो मई 7 को हुआ था वो जैश ए मोहम्मद को हुआ था, और उसमें मौलाना मसूद अजहर को ये कहते हुए पाया गया था कि मेरे इतने लोग 14 लोग मेरे मर गए, मैं स्वयं क्यों नहीं मर गया, इतना बड़ा नुकसान हुआ था। तो ये बात तो बिल्कुल निश्चित थी कि कभी ना कभी अंततोगत्वा उनको कोई ना कोई ऐसा एक्शन वो जरूर करेंगे जो कि भारत में किसी प्रकार की आतंकी घटना को अंजाम दे सके। वो तैयारी अभी तक इसलिए कर रहे थे, इतना डिले इसलिए हुआ कि वो इसको एक इंडियनाइज्ड
इंडिजिनस जामा पहनाना चाहते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि जो तार जुड़े हुए हैं साउथ कश्मीर, सहारनपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, ये तमाम चीजें कि ताकि ऐसा लगे कि यहाँ के कोई लोकल इशू के ऊपर ये हुआ है। जहां तक सवाल आत्म का, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, ये कल हमला 6:52 पे क्यों करना पड़ा उनको। देखिए क्या हुआ कि जब इतना जबरदस्त इनका जो मॉड्यूल है वो बता दिया गया और एक एक्सपोज हो गया, और इनको लगा कि हमारे ऊपर इतना दबाव आ गया है, सब कुछ उनको पता पड़ गया कि कश्मीर में भी एक्सपोज्ड है, सहारनपुर में एक्सपोज्ड है, दिल्ली में फरीदाबाद में एक्सपोज्ड है। तो ये जो बचा खुचा इनके पास अमोनियम नाइट्रेट था, क्योंकि देखिए जब भी आप एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाते हैं तो उस डिवाइस में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि कुछ भी इसमें नहीं था। तो ये एकदम से रॉ इस चीज को लेके चला गया। नाइट्रेट का धमाका भी अपने आप में बड़ा घातक होता है, उसकी तस्वीर भी हमने देखी। ना एक मिनट और उसके अलावा क्या था कि उस अमोनियम नाइट्रेट के धमाके को कंपाउंड किया गया सीएनजी के साथ। सीएनजी का अपना धमाका भी कोई कम नहीं होता। सीएनजी के धमाके से शॉक वेव्स निकलते हैं और वो शॉक वेव कुछ फीट दूर तक चले जाते हैं। ठीक है सर, इसमें आतंकी उमर का नाम सामने आया। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, दिल्ली बम धमाके से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि पुलिस हिरासत में आतंकी उमर की मां और भाई को लिया गया है। दिल्ली बम धमाके में मुख्य नाम आया है आतंकी उमर नबी का, और जिस रूप में आतंकी उमर नबी का नाम सामने आया उसके बाद में माना जा रहा है कि अब आतंकी उमर के परिजनों को पकड़कर हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। दूसरी तरफ इस पूरे धमाके में आतंकी उमर की भूमिका बड़ी संदिग्ध है। माना जा रहा है कि जिस तरह से ये देखिए, ये है आतंकी उमर जो खुद को डॉक्टर के तौर पर एक तरह से ट्रीट करता रहा और किसी को शक तक नहीं होता, लेकिन किस रूप में बड़ी साजिशों को अंजाम दिया जा रहा था। ज्यादा जानकारी के साथ नासिर हमारे साथ जुड़े कश्मीर से। नासिर जरा बताइए, आतंकी उमर के परिजनों को भी फिलहाल हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, क्या अपडेट है? बिल्कुल नैना, खाली 2 परिजनों को नहीं, पुलवामा से अभी तक जो है पांच व्यक्तियों को जो है हिरासत में लिया गया। जिसमें उमर की मां, उमर का भाई और उसके साथ साथ 3 अन्य लोग जो है जिनको हिरासत में लिया गया। उनकी पूछताछ जो है जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। सुबह सवेरी 5 जगह जो है रेड की गई, उसमें 3 जो है उमर के दोस्त बताए जा रहे हैं, उनको भी हिरासत में लिया गया। उसके साथ साथ उमर का भाई और उमर की मां जो है उनको भी हिरासत में लिया गया, उनसे भी पूछताछ जो है की जा रही है। कहीं ना कहीं पुलवामा में अभी तक अगर देखा जाएगा इन 5 के साथ साथ जो कल चाहे मुजम्मिल की बात करेंगे वहां पे OGWs की अगर बात, तो कई सारे अरेस्ट जो है वहां पे हो चुके हैं। और स्पेशली जो इस टाइम जो खबर आ रही है सूत्र के हवाले से, 5 आदमियों को जो है वहां से हिरासत में लिया गया है। उसमें उमर के 3 दोस्त बताए जा रहे हैं और उमर की मां और उमर का भाई जो है उनको भी डिटेन किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज से जो है बड़ा पता क्या चल रहा है। उमर की अगर बात की जाए तो उमर आखिरी बार कब जम्मू कश्मीर में आया था, और उसका अगर व्यक्तित्व की बात करें उसके बारे में और कुछ जानकारी मिल पा रही है, उसके फैमिली बैकग्राउंड? जी बिल्कुल, देखिए नाना मैं आपको बताते चलो, ये तीनों व्यक्ति जो है, चाहे मुजम्मिल की बात करें, आदिल की बात करें, उमर की बात करें, 2018 से ये लगातार जो है सोशल मीडिया पे एक्टिव थे। चाहे हम ट्विटर एक्स की बात करें, फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, वहां पे एक्टिव था। उसके बाद इनका आना जाना जो है ज्यादा बाहर ही रहता था और कम समय जो है इन्होंने कश्मीर घाटी में बिताया है। लास्ट टाइम अगर उमर की अगर बात करें तो उमर 7 महीने पहले जो है अपने घर को आया है। 7 महीने से वो अपने घर भी वापस नहीं आया। हाँ, फैमिली के साथ कांटेक्ट में था। ये सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिल रही है कि फैमिली के साथ वाया फोन कांटेक्ट में था और 7 महीने से लगातार ये जो है बाहर के दिल्ली या सहारनपुर की अगर बात करेंगे तो वहां पे मौजूद था। घर 7 महीने से लगातार नहीं आया हुआ है और इनका आना जाना जो है कभी कभी इस पूरे धमाके में कहीं ना कहीं जैश ए मोहम्मद या इस तरह की विदेशी हैंडलर्स के संपर्क होने की जानकारी सामने आ रही है। अब मुझे एक बात ये बताइए कि उनके संपर्क में कैसे आया होगा, कोई जानकारी अभी तक आई है? जी बिल्कुल, देखिए नैना मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा, कश्मीर घाटी में जितने भी हैंडल्स है जो पाकिस्तान आतंकी लिए काम करे, चाहे सजाद गुल की अगर बात करें तो वो ऑपरेट जो है टर्की से करता है, या मुश्ताक बाबा की अगर बात करें जो TRF का नेटवर्क चलाता है, वो भी श्रीनगर का रहने वाला है। वो भी अपना नेटवर्क जो है टर्की से यूज करता है। वहां से उन्होंने लोगों को ब्रेन वॉश किया, वहां से लोगों को रेडिकलाइज किया जाता है और वहीं से सारा नेटवर्क टर्की की बात करें, पाकिस्तान की अगर बात करें तो स्पेशली सबसे बड़ा मेन जो जगह है वो टर्की है, जहां से ये ऑपरेट कर लेते हैं। सोशल मीडिया वापस लौटेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर ले। दिल्ली बम धमाके से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है और सीसीटीवी सामने आ गया है। तो
सीसीटीवी जो कि एक पुख्ता सबूत के तौर पर इसको जो है खंगाला जा रहा था, अब ऐसे में ये इसमें जो कैद हुई तस्वीरें हैं वो सामने आ गई है। धमाके के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया था, सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है आपको बता दें, और उसके बाद देखिए किस तरह से धमाका हुआ, अफरा तफरी का जो माहौल बना, ये किस तरह से रहा उस समय का माहौल, वो सब कुछ उस कैमरे में कैद हो गया। कल जिस तरह से विवेक भी जानकारी दे रहे थे, ग्राउंड पर मौजूद थे, कुछ नहीं तो 22 कैमरे वहां पर लगे हुए थे। इस 22 कैमरों के जरिए ही देखिए वहां के हालात, धमाके वक्त में क्या कुछ रहा, वो सब कुछ यहां पर कैद हो गया। और अब ये बड़ी खबर सामने आई कि वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है जिसमें धमाका हुआ और उसके बाद किस तरह का माहौल था, क्या कुछ रहा, अफरा तफरी का था, कोई इधर उधर भाग रहे थे, कई लोग जो दुकानों में मौजूद थे वो यहाँ पर डरे सहमे थे। और ऐसे में आप ये देखें, ये वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने है यहाँ पर कि किस तरह से धमाका हुआ, जिसके बाद देखिए यहाँ पर ये लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल हो गया। धमाका सुनते हैं वैसे ही, और वैसे ही देखिए लोग भागना शुरू कर देते हैं ना देखिए लोग भागना यहाँ पर जो है वो शुरू कर देते हैं, जिस तरह से यहाँ पर ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के बाद लोग किस तरह से डर जाते हैं, सहम जाते हैं जो उस वक्त वहां के मार्केट में मौजूद थे, क्योंकि ये हाई इंटेंसिटी का पूरा धमाका, इसकी गूंज, इसकी आवाज दूर तक सुनाई दी। लोग दूर दूर जो मौजूद थे वो भी डर गए, सहम गए। कई लोगों का यह कहना कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा धमाका सुना है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि धमाके के वक्त जो वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, वो तीसरी आंख जिसमें वो मंजर, वो भयावह मंजर जो है वो कैद हो गया था और वो अब सबके सामने है। i20 कार जिसमें ये धमाका हुआ, रेड लाइट के पास में जैसे ही कार रुकती है धमाका हो जाता है, कई सारी गाड़ियां इसकी जद में। और उसके बाद देखिए अभी जांच जारी है, एनआईए एनआईजी अभी बैठक का दौर भी जारी है। एक बड़ी बैठक जो है वो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही है, जहां पर तमाम बड़े अफसर जो है जांच एजेंसियों के वो वहां पर मौजूद है। इसी के साथ गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, लेकिन इन सब के बीच में ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, ये कैमरे से जो तस्वीर उसमें कैद हुई है वो सब कुछ वहां पर सामने आ गई है। और चलिए सीधे यहाँ से हमारे तमाम मेहमान जो है जुड़ चुके हैं और वही हमारे साथ जो हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। सीधे सबसे पहले दृष्टि आपका रुख कर लेते हैं। दृष्टि, ये देखिए ये तस्वीर सामने आ गई, कल अफरा तफरी का किस तरह का माहौल रहा वो उस कैमरे में कैद। देखिए बिल्कुल ये जो पूरा वाकया था, यहाँ पर इतने सारे सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल्ड हैं, उनको लेकर के कल से ही दिल्ली पुलिस लगातार खंगाल रही थी, उस गाड़ी को ट्रैक कर रही थी, कैसे कहाँ पर आई, कितनी देर वो गाड़ी पार्किंग में खड़ी रही। और देखिए आज उसका पूरा सच सामने आ गया है। उसके साथ ही अगर बात करें तो यूपी एटीएस की भी यहाँ पर टीम यहाँ पर आ चुकी है और लगातार मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास, ब्लास्ट के पास खड़ी हुई है और लगातार हाई अलर्ट है, जांच चल रही है। 13 नवंबर तक लाल किले को जनता के लिए माफ कीजिएगा बंद कर दिया गया है। उसके अलावा हरियाणा में भी मूवमेंट चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। और साथ ही अगर बात करें तो दिल्ली से सटे इलाके बदरपुर, जामिया, कालिंदी कुंज, कापा सेड़ा, इन सब जगहों पर फिलहाल इनको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है दृष्टि आप नजर बनाए रखिए। हमारे साथ में मेरे तमाम साथी भी लगातार बने हुए हैं, क्योंकि अब बात सीसीटीवी फुटेज की हो रही है तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। पंकज, ये जानकारी मिली कि जो i20 गाड़ी, अच्छा तो जिस रूप में यहाँ पर अभी हमने देखा है जो i20 कार जिसमें धमाका हुआ वो गाड़ी पार्किंग में तो थी, लेकिन पार्किंग के अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी घूमती हुई पाई गई। वहां का भी सीसीटीवी फुटेज जो है माना जा रहा है कि वो तस्वीर कैद हुई, वो भी जल्दी सामने आएगी। हमारे साथ में और भी जो तमाम मेरे साथी मौजूद हैं, रमन भी मौजूद है लगातार हमारे साथ में, अनुज माथुर जुड़े हुए हैं, अनुज माथुर जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अनुज माथुर जी भी हमारे साथ में मौजूद है, नासिर भी हमारे साथ में मौजूद है। अनुज माथुर जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, बार बार जो अमोनियम नाइट्रेट का जिक्र किया जाता है खासतौर से पाकिस्तानियों के तौर पर या फिर आतंकियों के तौर पर, इसे सफेद पाउडर कहते हैं जो बड़ा घातक होता है। अब जिसकी तीव्रता इतनी ज्यादा होती है कि जब उसका मिक्सचर हो तो वो सिर्फ तबाही लेकर आता है। बैरूत का वीडियो पे हमने देखा किस तरह से था। सर, अगर जो कल धमाका हुआ अगर उसमें अमोनियम नाइट्रेट की और अगर मात्रा होती जो पहले जब्त हो चुकी है, तो ऐसा लगता है लाल किला के आसपास का पूरा इलाका बहुत ज्यादा उसकी जद में आ जाता।
बिल्कुल नैना, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि वो जो अमोनियम नाइट्रेट इतना ज्यादा था वो सिर्फ इस एक ब्लास्ट के लिए नहीं था। वो अमोनियम नाइट्रेट मुझे लगता है कोई 70-80 आईईडी बनाने के लिए एडिक्वेट था। और ये जो पूरी प्लानिंग थी, ये समझने की बात है ना, ये पूरी जो प्लानिंग थी ये बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे देश के अलग अलग हिस्सों में इसको एक साथ ब्लास्ट करने की, सीरियल ब्लास्ट की जरूरत की मुझे लगता है कहीं प्लानिंग थी। लेकिन चूंकि ये प्लानिंग को ब्लास्ट इनको हमने बस्ट कर दिया और इनका जो टेरर मॉड्यूल फैक्ट्री है उसको हमने पकड़ लिया, तो जो भी थोड़ा बहुत बचा खुचा इसके पास अमोनियम नाइट्रेट था उसको लेकर के बिल्कुल रॉ फॉर्म में, उसमें कुछ भी नहीं है। देखिए श्रैपनेल्स इसमें डाले जाते हैं, कील ये वो, ताकि उसका असर ज्यादा हो, पहली बात। दूसरी बात, जब भी ये ब्लास्ट करते हैं ना, एक मिनट मेरे को दीजिए, ब्लास्ट होता है तो उसको फॉलोड बाय फायरिंग होती है, कोई फायरिंग करने के लिए लोग वहां पर मौजूद रहते हैं ताकि ब्लास्ट से लोगों को डराया जाए और उसके बाद फायरिंग से उनके ज्यादा कैजुअलिटीज बढ़ा दी जाएंगी। इनका काम करने का आम तरीका होता है। कश्मीर में कई दफा इस बात को देखा गया है। ये तमाम चीजें नहीं हो पाई। ये जो डॉक्टर उमर है ये जाकर के बैठा रहा पार्किंग में, गाड़ी में पूरे 3-3.5 घंटे बैठा रहा। अचंभित करने वाली बात यह है कि किसी ने उससे जाके ये क्यों नहीं पूछा कि आप 3 घंटे से गाड़ी में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं पार्किंग लॉट में। चलिए वो बात भी ठीक है। तो उसके बाद ये ट्राई, ये बिल्कुल अनुज माथुर जी, हम आपके पास वापस लौट रहे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली बम धमाके में बड़ा खुलासा धमाके में अमोनियम नाइट्रेट, जिसका जिक्र लगातार सुबह से ही हो रहा है। अब तक जो जानकारी निकल करके सामने आई कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया, धमाके में डेटोनेटर का भी इस्तेमाल हुआ है। बेरूत में, जिसकी तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जो 2020 में वहां पर जो हमला हुआ था उसमें भी अमोनियम नाइट्रेट से ही धमाका किया गया था। और किरण, ये जो तस्वीर है, दरअसल अपने दर्शकों को बता दें, ये अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर रखा हुआ था, जो बेरूत की तस्वीर देख रहे हैं, और उसमें धमाका होता है और इस कदर धमाका होता है कि मानो कई फीट नीचे तक धरती फट गई हो। अनुज माथुर जी, वही जो तस्वीर का हम जिक्र कर रहे थे। और पिछली बार जब भारत में कई बार पहले कई बार जब हमने देखे, भारत में भी कई बार ऐसे जब बड़े धमाके हुए तो इस दौरान भी कभी कहीं ना कहीं अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया, आरडीएक्स के साथ में, कॉम्बिनेशन के साथ में। देखिए मैं आपको यही बता रहा था, अमोनियम नाइट्रेट क्या है कि ये एक ऐसा केमिकल है जो कि फर्टिलाइजर्स में और कई अलग अलग चीजों में इस्तेमाल होता है। यही वजह थी कि आज जितना अमोनियम नाइट्रेट दिल्ली के बम में ब्लास्ट में फटा है, उससे 10,000 गुना ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट बेरूत में था। लेकिन चूंकि ये ऐसा केमिकल है जो कि बाकी चीजों के भी काम आता है, तो इसके ट्रांसपोर्टेशन होने की गुंजाइश हमेशा रहती है। और शायद लेकिन अनुज जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसमें ये भी जानकारी खास तौर से, क्योंकि इसके घातक और पहले अगर इस हमले में इस्तेमाल हुआ तो बाकायदा भारत में तो इसको लेकर रूल है, 2012 के तहत लाइसेंस जरूरी हो जाता है और इसकी खरीद और बिक्री जो है वो भी बहुत कंट्रोल की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, न केवल भारत में, विश्व के अधिकतर देशों में अमोनियम नाइट्रेट, क्योंकि कोई भी वो चीज, जिस प्रकार से आतंकवाद का साया पूरे विश्व में फैल रहा है, कोई भी वो चीज जो धमाके में इस्तेमाल की जा सकती है और कई जगह भी वो इस्तेमाल होती है, तो उसको कंट्रोल करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और वो कर रहे हैं, पूरे दुनिया में है। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि कंट्रोल करने के बावजूद अगर 2900 किलो 2900 केजी की बरामद की होना, तो ये तो और गंभीरता को दर्शाता है। बिल्कुल, 2,900 बरामद हो गया, 300 किलो उन्होंने यहाँ जला दिया। ये कम से कम 4-4.5 और उसके अलावा मैं ये कह रहा हूं कि इसको हमको यही खत्म करने की जरूरत नहीं है। इसका कैनवस जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है और इसको देखना पड़ेगा कि क्या कहीं और थोड़ा बहुत इस प्रकार का एक्सप्लोजिव चीज बची हुई है या नहीं है। अब मैं जो बार बार बता रहा हूं कि अमोनियम नाइट्रेट बाई इटसेल्फ एक बॉम्ब नहीं बना सकती। उसको बॉम्ब बना के लिए उसमें हाई एक्सप्लोजिव कंटेंट डाला जाता है, डेटोनेट उसको करने की आवश्यकता है। इसको इन्होंने कंबाइन किया है सीएनजी के सिलेंडर उसकी ताकत से, और वो दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है उससे नुकसान हुआ है। एक बात और बताता हूं कि चूंकि ये मूविंग कार में और रेड लाइट के पास ये ब्लास्ट हुआ है, उससे बहुत नुकसान आपका बच गया है नैना। अगर यही ब्लास्ट किसी ओपन इलाके में जहां पर बहुत भीड़ इकट्ठी है वहां पर होता है या मेट्रो स्टेशन के पास, अनुज जी, इसको फिर किस तरह से हम देखें, क्योंकि कल तक जो आ रही थी बातें, मैं एक सवाल है, कंटिन्यू आप ही करिएगा सर इस चीज को, इसको किस तरह से देखें। कल तक ये कहा जा रहा था कि एक तरह से फेलियर है, पता नहीं चल पाया, लेकिन हमने देखा कि कई जगह से कई चीजें बरामद की गई। ये 2,900 जो किलोग्राम यहाँ पर नाइट्रेट बरामद हुआ, कईयों की
गिरफ्तारी हुई, उसके बाद एक बड़ा जो आप अभी कह रहे हैं नुकसान होने से बच गया, एक तरह से ये माने कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, एक थोड़ी कामयाबी है, एक छोटे नुकसान में ही हमने अपने आप को जो है वो बचा लिया। नहीं ना, ये ठीक है, छोटे नुकसान। मेरा ये मानना है कि नुकसान छोटा हो या बड़ा, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमको इसके कारणों का पर्याप्त पता लगाना पड़ेगा कि कैसे ये, लेकिन ये डेस्परेट मूव है। ये जो गाड़ी थी वो फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए बीच में। हाँ, और उसकी वजह बताता हूं कि 20 सितंबर को इसी गाड़ी का फरीदाबाद में एक चालान कटा है। इसका मतलब वो वहां पर थी, उसी में मूवमेंट हो रहा था, और कहीं ना कहीं इसी गाड़ी में शायद कोई अमोनियम नाइट्रेट को ट्रांसपोर्ट करके लाया जा रहा हो। 2900 किलो अगर कोई आदमी अमोनियम नाइट्रेट लाके खरीदेगा तो जरूर उसके जो टेंटिकल से खड़े होंगे कि भाई आप इतना अमोनियम नाइट्रेट क्या करें। तो मेरा ये मानना है कि ये कई जगह से, कई प्रकार से ला करके इकट्ठा किया गया उस टेरर फैक्ट्री में, और फिर उसको वहां पर, अब वो पकड़े गए तो उनको जैसे बोलते हैं ना कि जो बचा खुचा है उसको आप कर लो, क्योंकि उसको पता था कि इस प्रकार से इनके ऊपर जो इनके उसके ऊपर एक शिकंजा कस लिया गया है, उस शिकंजे में वो बहुत जल्द फंस करके और पकड़ा जाने वाला है। उन्होंने इसको अंजाम दिया, और ये तो बॉम्ब भी नहीं बना पाए। ऐसा नजर आता है कि ये हड़बड़ी में, पैनिक के दौरान किया गया एक कहीं ना कहीं एक ब्लास्ट बड़े रूप में नजर आता है। वही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल हड़बड़ी में किया है, क्योंकि इसको तैयार नहीं कर पाए। इसमें श्रैपनल से एक भी नहीं था, इसमें कोई भी चीज नहीं थी जो कि मुझे लग रहा है कि हमें श्रीनगर का रुख करना चाहिए। जम्मू से रमन और श्रीनगर से नासिर हमारे साथ में है। नासिर, जिस रूप में अभी जानकारी सामने आ रही है कि जो आतंकी उमर है उसके परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, क्या अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि क्या बातचीत, आखिरी बार बातचीत कब हुई थी उमर की? क्या कल इस पूरे हमले के पहले उमर ने अपने परिजनों से बातचीत की? क्योंकि अब एक तरह से अगर फिदाइन वो खुद ही बना तो उसके पहले क्या परिवार से उसने संपर्क किया? कोई कॉल डिटेल्स, ऐसी कोई ट्रांजैक्शनल जानकारी ऐसी सामने आ रही है? नासिर अपना ऑडियो अनम्यूट कीजिए प्लीज। बिल्कुल नैना, देखिए अभी तक ऐसी कोई जानकारी जो है वो बाहर नहीं आई है कि उमर की बात कल अपने प्रियजनों से हुई है या नहीं हुआ, क्योंकि अभी जो है दोनों डिटेन किए गए, उनके साथ जो है क्वेश्चनिंग हो रही है। अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो है पास नहीं आ रही, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि उमर जो है 7 महीने पहले अपने घर आया है, अपने घर वालों से मिला है, और यहाँ पे 2-3 दिन जो है कश्मीर घाटी में उन्होंने जो है स्पेंड किया। उसके बाद फिर से वापस वो बाहर चला गया है। लेकिन पिछले 7 महीनों में कंटिन्यूअसली उमर का राब्ता जो अपने घर वालों के साथ था वो खाली फोन पे राब्ता था, क्योंकि 7 महीने पहले वो यहाँ पे आया था। उसके बाद कल तक वो अपने घर नहीं आया है। अपने घर वालों के साथ जो है फोन पे बात होती, 2-3 दिनों के बाद लगातार उनकी बात होती रहती थी। लेकिन जो उमर के पड़ोसी रहने वाले हैं, जो उमर को जानते हैं, उनका यही कहना है कि वो अपने घर वालों को बात बताता है कि काम के साथ बिजी हूँ, यहाँ पे काम ज्यादा है, ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, ज्यादा टाइम घर नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन उनके घर वालों को अभी तक ये भी नहीं पता है कि हमारा उमर जो है, बिल्कुल, यानी कि कई दिनों से जो है वो संपर्क नहीं हो पाया था, कई दिनों से संपर्क नहीं हो पाया था। आगे जानकारी लेंगे नासिर आपसे। रमन का सीधे रुख कर लेते हैं। रमन, और क्या जांच की दिशा में किस तरह से और बाकी चीजें जो है वो बढ़ रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर में? क्या कुछ बातें और निकल करके सामने आ रही है? OGWs वगैरह किसी और को भी गिरफ्तार किया गया है, किस तरह से उन्होंने सहयोग किया, तब क्या है विस्तार से पूरी जानकारी बताइए। देखिए किरण, जिस तरीके से माथुर साहब जो बात बता रहे थे, मैं उसी बात को पहले आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि इंटेल इनपुट इस बात को लेकर संकेत दे रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन जैश ए मोहम्मद की तरफ से भारत को दहलाने के लिए प्लान किया जा रहा था, इसमें जैश ए मोहम्मद अकेला नहीं था। इसमें बाकायदा जैश ए मोहम्मद के साथ लश्कर तोयबा भी मिला हुआ था, और पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की सेना की देखरेख में ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन भारत को दहलाने के लिए प्लान किया जा रहा था। और जिस तरीके से 2900 किलो के आसपास में ID बनाने का मटीरियल जो मिला है फरीदाबाद के इलाके से, उसमें एक नहीं बल्कि मल्टीपल ब्लास्ट करने की एक साजिश जो थी, क्योंकि जिस तरीके का ह्यूमिलेशन पाकिस्तान के आतंकी संगठन, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे विश्व में झेलना पड़ा है, उसी ह्यूमिलेशन का बदला लेने की कवायद जो है वो जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा, ISI और पाकिस्तान की सेना मिलकर जो है इसे यहाँ पर अंजाम देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फरीदाबाद में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस को जो टिप मिली थी, उसके
उसके बाद ये पूरा का पूरा जखीरा बरामद होता है। रमन, लेकिन आप ये जो अलग अलग मॉड्यूल की बात करें, चाहे बात जैश ए मोहम्मद की हो, लश्कर ए तैयबा की हो, या फिर ऐसे तमाम आतंकी संगठनों की भूमिका की, लेकिन अभी पिछले कुछ वक्त में जो बड़ी गिरफ्तारियां हुई उसमें ज्यादातर हम देखें ये डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर मुजम्मिल हो, डॉक्टर आदिल हो, डॉक्टर शाहिना हो, डॉक्टर मोहिउद्दीन हो, या फिर डॉक्टर उमर मोहम्मद, इन सबकी गिरफ्तारी कई एक पैटर्न को दर्शाती है। और ये समझिए कि इवन गुजरात से भी हाल ही में जो बड़ी गिरफ्तारियां हुई थी, सिर्फ इन आतंकी नहीं बल्कि ISIS खुरासान का भी जिक्र इस बीच अगर आता है तो वो एक बड़े मॉड्यूल को दर्शाता है। और ये ऐसा नजर आता है कि अब एक अलग तरीके से भारत में हमला या फिर भारत में लोगों को टारगेट करने की तैयारी है। ये भी एक बड़ी बात हो जाती है। निश्चित रूप में जिस तरीके से डॉक्टर्स का पूरा एक इसके अंदर इस्तेमाल जो है वो किया गया था इस मॉड्यूल को बनाने में और इस मॉड्यूल का इस्तेमाल करने के लिए, भारत को दहलाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स जो है वो एक पढ़ी लिखी कौम होती है और ऐसे में इन लोगों के माध्यम से एक तो अगर अपने संगठन का इजाफा करना हो, अपने संगठन का विस्तार करना हो तो वो भी इंटरनेट और तमाम माध्यम से जो है वो आसानी से किया जा सकता है।